आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को लेक्चर 26 में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 25 की बातें करें तो लेक्चर 25 में हम लोगों ने देखा था कि किसी इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, और वो भी 2x2 ऑर्डर्स का स्क्वायर मैट्रिक्स था। आज हम लोग पहले बात कर लेते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। उसके बाद हम लोग एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे और उसका सॉल्यूशन जो है 3x3 ऑर्डर का, जिससे हमें मैट्रिक्स मिलेगा, वैसे इक्वेशंस को हम लोग लेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि कंसिस्टेंसी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसी लीनियर इक्वेशंस का कंसिस्टेंसी क्या होता है? कंसिस्टेंसी का जो हम लोग कहेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं, इफ सिस्टम ऑफ linear equations having solutions then system is called consistent। उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। अदरवाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। हाँ, तो नॉर्मली थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी का मतलब हो गया कि उसमें आपका कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो देखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यदि आप हिंदी मीनिंग देखोगे तो वहाँ पे आपको सत्ता होगा, रेगुलरिटी होता है, लेकिन यहाँ पर कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कहने का मतलब हो गया कि जो वेरिएबल आपके इक्वेशंस पे दिए गए हैं उस वेरिएबल का मान निकालना, उस वेरिएबल का वैल्यू निकाला जा सकता है। और इनकंसिस्टेंट इसका जो है एंटोनिम्स है, इसका मतलब होगा सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको दो ही बात समझ लेना है, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। बस आपको दो ही बात को डिस्टिंक्ट रखना है, सॉल्यूशन निकाला जा सकना कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकना इनकंसिस्टेंट। बस माना। तो कब हम लोग किस इक्वेशंस को देख के हम लोग कहेंगे कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है? कंसिस्टेंट वाली जब भी बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए हम एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं, डायग्राम के थ्रू हम समझाने की कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंसी हम लोग कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी of system of equations by diagram, है ना।
डायग्राम एक हम बनाएंगे, उस डायग्राम के थ्रू जो है आप कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। सबसे पहला है ना, सबसे पहला क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड डेल्टा ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जरा गौर करेंगे, सबसे पहला मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। और ए मैट्रिक्स हमने कल देखा था कि जो एक्स का कोफिशिएंट लिखते थे, वाई कोफिशिएंट के थ्रू मैट्रिक्स लिखते थे, तो उसको हम लोग ए कहते थे। अभी हम लोग पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहां पे देखते हैं, ठीक है, ये दो केस हो सकता है। पहला केस, केस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम क्या मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। सिस्टम क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा। और जब कंसिस्टेंट मिलेगा मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। हाँ, और इसी कंसिस्टेंट को हम लोग कंसिस्टेंट यूज करते हैं जब वो नॉन होमोजेनियस होता है। ये किस कंसिस्टेंट किसके लिए होता है, नॉन होमोजेनियस के लिए, नॉन होमोजेनियस के लिए। लेकिन सिस्टम जो है, हाँ, इसी को हम लोग ट्राइवियल कहेंगे। ट्राइवियल कहेंगे कब कहेंगे हम लोग, जब हम लोग ये होमोजेनियस सिस्टम होगा, होमोजेनियस। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि हम लोग इक्वेशन इस प्रकार से x + y = 2, x - y = 0, तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो b1 है ये b2 है, दोनों का दोनों 0 नहीं है। तो ऐसे वाले इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं नॉन होमोजेनियस, जैसा कि हम लोग लेक्चर 25 में चर्चा कर चुके थे। नॉन होमोजेनियस हम लोग कहते थे। तो यहाँ पर नॉन होमोजेनियस होगा, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, कंसिस्टेंट का। लेकिन यही चीज़ जब दोनों 0 हो जाएगा तो उसके लिए उसी कंसिस्टेंट को क्या यूज किया जाता है, ट्राइवियल यूज किया जाता है। और ट्राइवियल का मतलब होता है जिसका सॉल्यूशन आसान से निकाला जा सके, तो उसको हम लोग ट्राइवियल कहते हैं। तो ट्राइवियल क्यों कहते हैं, एक हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग केस O2 में देखते हैं। हो सके कि ये 0 के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग केस 2 में लेते हैं। जरा गौर करेंगे, केस 2 में हम लोग लेते हैं, यही हो सकता है ना कि 0 हो या 0 नहीं हो सकता। केस 2 हमने लेते हैं कि इफ हमारा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 हो जाए। इफ यहाँ लिख दीजिए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, है ना। ठीक है, तब यहां पर ये जो केस 2 वाला बात है वो क्या होगा, जरा गौर करेंगे। सिस्टम क्या होगा, सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे कि जब हम लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो एक दुविधा फंस गया, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति पे आगे हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ता है, जरा गौर करेंगे। उसके बाद यदि ऐसा सिचुएशन आया तो हम लोग क्या कहेंगे, जरा ध्यान देंगे। देन वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A into B, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A into B। जैसे यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ A यदि 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया, 1 2 3 5 -5 ऐसे कुछ आ गया, तो कह दें कंसिस्टेंट है, मतलब उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन यदि 0 आ गया तो ये खुद अपने आप में
असमंजस पड़ जाता है, उसको ये बात क्लियर नहीं कर पाता है कि सॉल्यूशन निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है। सिंपल सी बात है कि अब ये जवाब दे दिया कि मेरे से ये पेशेंट नहीं संभलेगा, इसको और रेफर किया जाए। तो ये कहाँ रेफर करता है कि जाइए आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स बी निकालिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकालते हैं, अब ये डिसाइड करेगा कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तब फिर से यहाँ दो केस आएगा, जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। फिर से यहाँ दो केस आएगा। पहला केस क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 आ गया। हाँ, दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ गया। एक स्थिति पे 0 आया है और एक स्थिति पे 0 नहीं आया है। तो थोड़ा सा हम लोग कैमरा को घुमा लेते हैं, ठीक है। तब देखते हैं क्या मिलता है। तब ये कहता है कि यहां पर जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। हाँ, और कंसिस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवियल बोलते हैं। हाँ, ठीक है, कंसिस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइवियल बोलते हैं। तो कंसिस्टेंट किसमें लिए, नॉन होमोजेनियस के लिए कहते हैं, और ट्राइवियल किसके लिए बोलते हैं, होमोजेनियस के लिए कहते हैं। लेकिन यहां जो सिस्टम होगा, यहां जो सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा बहादुर, इनकंसिस्टेंट। हाँ, इनकंसिस्टेंट, और इसको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवियल। नॉन ट्राइवियल मतलब जिसका सॉल्यूशन आसान से नहीं निकाला जा सकता है, ठीक है। ट्राइवियल जिसका सॉल्यूशन आसान से निकाला जा सकता है। अब सवाल आता है कि कंसिस्टेंट है तो किस प्रकार का कंसिस्टेंट है, उसके सॉल्यूशन कितने होंगे। तो यहां पर आएगा कि सॉल्यूशन जो होगा, याद रखेंगे यहां जो सॉल्यूशन इसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या रखेगा, सिस्टम कैसा रखेगा, सिस्टम कैसा रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है x का एक ही मान होगा, y का एक ही मान होगा, z का एक ही मान होगा, जितने भी वेरिएबल्स होंगे। लेकिन जब यहाँ पर कंसिस्टेंट है तो जब ये केस ने संभालता है, जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकाल के देखते हैं और वो कंसिस्टेंट देता है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। आप इस बात को हम दिखाएंगे आपको कैसे आता है, ठीक है। और इसमें आएगा क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। हाँ, तो नो सॉल्यूशन इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है, सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। तो आप इस डायग्राम को बढ़िया समझें और हम लोग देखते हैं कि इसके आगे कैसे इस डायग्राम को हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमने एक क्वेश्चन लेके इस डायग्राम को क्लियर करना चाहा हूं, ठीक है। आपका क्वेश्चन डायरेक्ट बोला है फाइंड द सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मेथड, लेकिन मैंने इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा एडिशनल बना दिया है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी एंड इफ कंसिस्टेंट, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कंसिस्टेंसी चेक करें। और यदि कंसिस्टेंट आता है, यदि कंसिस्टेंट आता है तो देखिए कंसिस्टेंट आने का दो केस है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो कंसिस्टेंट आता है तो उसको सॉल्व करें बाय मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले यहां देखेंगे, जरा गौर करेंगे, यहां देखेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है, कांस्टेंट को उधर रखा गया है, एक्स वाई जेड कांस्टेंट को उधर रखा गया है, एक्स वाई जेड कांस्टेंट को उधर रखा गया है। तो अब जो कांस्टेंट है सारा का सारा जीरो नहीं है, तो ऐसे जब कांस्टेंट सारा का सारा जीरो नहीं होगा तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहला हम लोग को तो पता ये चल गया ये हमारा क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ये हमारा पता चल गया कि नॉन होमोजेनियस, तो ये हमारा हो गया होमोजेनियस, ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम, सॉरी नॉन होमोजेनियस ना, नॉन होमोजेनियस होमोजेनियस सिस्टम। हाँ, तो पहला हम लोगों ने ये सीख गया कि होमोजेनियस पहचानने के लिए कि इक्वल टू के बराबर, इक्वल टू के बाद यदि सारे के सारे जीरोज हों तो वो होमोजेनियस होगा।
ठीक है। और जीरो एक भी जीरो ना हो, मान के ये जीरो होता, ये जीरो होता, ये देखेंगे ये जीरो होता, ये जीरो होता, तो जरूरी नहीं है कि ये होमोजेनियस होता, क्योंकि एक नॉन जीरो है। इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो नॉन होमोजेनियस, नॉन जीरो नॉन होमोजेनियस, ऑल जीरो होमोजेनियस, ठीक है। तो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस हम लोग पहचाना इक्वेशन को सीख लिए हैं। हम लोग देखते हैं कि चलिए इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको सिस्टम में लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म पे। नाउ वी कैन राइट above equations, above system of equations in मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम लोग क्या सिखाए थे आपको कि कोफिशिएंट ऑफ आपको क्या लिखना है, x 1 2 1, कोफिशिएंट ऑफ y 1 -1 -2, कोफिशिएंट ऑफ z 1 1 3, और इसी में एक कॉलम मैट्रिक्स लिखते हैं जिसमें क्या लिखते हैं, x y z, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ b1 b2 का क्या होता था, 3 2 2 3 2 2, हाँ। और इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या लिखते थे, ax इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते थे, b बोलते थे। तो यहाँ पर हम लोग को x का वैल्यू निकालना रहता था, तो x इक्वल टू क्या, उसको उधर ले जाते थे। देखिए ये साइड है ना, x के लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट ही रखना है, इनवर्स राइट रहेगा तो राइट लिखेंगे। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आप सोचिए कि ये हमारा ये पूरा जो मैट्रिक्स दिख रहा है, ये तो हमारा A मैट्रिक्स है, ये हमारा X मैट्रिक्स है, और ये हमारा B मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर X निकालना है, ये हमारा वाट है, निकालना है, ये मुझे दिया नहीं गया है, इसको भी निकालना पड़ेगा। देखिए ये भी निकालना पड़ेगा, और B हमारा दिया गया है, देखिए B ये है ना। तो हम लोग इक्वेशन 1 के लिए क्या क्या चाहिए, A इन्वर्स चाहिए, और A इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, मुझे सारा का सारा हमें कोफैक्टर चाहिए, और कोफैक्टर के थ्रू आउट हमें सारा का सारा एक C निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर एडजॉइंट चाहिए। चूँकि A इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा गौर करेंगे, हम लोग बार बार जानते इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ये ना होता है। तो ये फॉर्मूला A इन्वर्स लाने के लिए मुझे ये चीज़ चाहिए, और एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ C चाहिए। तो चलिए हम लोग ट्रांसपोज ऑफ C निकालने के लिए सारा का सारा कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे हम लोग इरेज करते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं, कोफैक्टर निकालने से पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्वर्स में डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो कंसिस्टेंसी में अहम भूमिका निभाता है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए, तो हम लोग क्या मिलेगा जरा बताएंगे। इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2, लेकिन इन फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट लिखेंगे 1 -1 -2 लिखेंगे, 1 1 3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मतलब रो 1, तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ A, पहला एलिमेंट 1, ये बंद और ये बंद, तो क्या मिला, -1 -2 1 और 3, फिर क्या मिला, प्लस के बाद क्या चलता है, माइनस, प्लस माइनस चलता है ना, फिर 1, ये बंद, तो क्या मिला 2 1 1 और 3, ठीक है। और यहाँ पर प्लस फिर 1 चलेगा, फिर क्या मिलेगा, लिख देखेंगे, ये बंद
2 1 -1 -2 ये मेरा मिलेगा। ठीक है, अब बताएंगे कि डिटर्मिनांट ऑफ ए हमारा क्या मिलेगा। जरा 1 बाहर है, इसको मल्टीप्लाई किए 3 × 3 -3 -1 प्लस, चूँकि फॉर्मूला माइनस होता है, और 2 मिलेगा -6 -1 प्लस -4 प्लस 1। तो देखेंगे हमारा क्या मिलेगा। डिटर्मिनांट ऑफ ए यहाँ -1 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा -5 मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा -3 मिलेगा। तो हम लोगों ने देखा कि डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिला -9 मिला, और ये जो -9 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर जो डिटर्मिनांट ऑफ ए जो है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब देखेंगे हम लोग जब कंसिस्टेंसी वाला डायग्राम बनाए थे, तो यहाँ पर लिखे थे केस 1 डिटर्मिनांट ऑफ नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनांट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या बोले थे कंसिस्टेंट बोले थे ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर given equation, given system of equations is consistent। हाँ, और कंसिस्टेंट यही चीज़ हमारा कंसिस्टेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नॉन होमोजेनियस है, और यदि सारा का सारा 0 होता तो हम लोग क्या कहते हैं ये ट्राइवियल है, ट्राइवियल सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग जब बोल दिया गया है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो कंसिस्टेंट है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। यदि इक्वल टू 0 आता तो फिर मुझे क्या करना पड़ता, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ता। बी कौन है, ये है, और देखना पड़ता कि 0 है कि नहीं है। यदि 0 है तो कंसिस्टेंट होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और यदि 0 है, और यदि 0 नहीं है तो नो सॉल्यूशन होता। तो चलिए एक बात हम लोग याद रख लेंगे कि मुझे डिटर्मिनांट ऑफ ए क्या मिला है, जरा गौर करेंगे, डेटा का जरूरत पड़ेगा। सिंस डिटर्मिनांट ऑफ ए हमारा क्या मिला है -9 मिला है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम लोग सारा का सारा कोफैक्टर निकालते हैं हम लोग, तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे। एक एक एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकाल लेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिंस मैट्रिक्स जो ए था, ए हमारा कितना है, ए हमारा जो दिया गया है 1 2 1 1 -1 -2 एंड लास्ट कॉलम है ये है, यही ना। इसको हम लोकेशन वाइज लिखेंगे तो क्या मिलेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। लोकेशन लिखने से क्या होता है, इजी वे में हम लोग आराम से निकाल सकते हैं उसका कोफैक्टर। चलिए अब एक एक करके हम लोग निकाल लेते हैं, सारा का कोफैक्टर निकाल लेते हैं, जरा ध्यान देंगे। नाउ कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, ठीक है। तो A11 का जो हम लोग क्या बोलते हैं C11। देखें 1 + 1 2, इवेन की ऑड, इवेन, तो इवेन के लिए क्या लगता है प्लस लगता है, ये बंद और ये बंद, तो क्या मिलेगा बोलिए -1 -2 1 और 3, ये मिला। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बहादुरों, तो C11 मतलब कोफैक्टर 11 क्या मिलेगा -1 × 3, बीच में माइनस लगता है, -2 × 1, तो फाइनली क्या मिलेगा -3 + 2, तो -1 मिला मेरा। तो देखेंगे हमारा C11 जो है वो -1 मिला है, ठीक है। सारा एलिमेंट का निकालना है, तो सिमिलरली मुझे C12 चाहिए। देखिए C12 ये है, तो 1 + 2 3, ऑड के लिए क्या लगता है नेगेटिव, ये बंद और ये बंद, क्या बचा 2 1 1 3, तो सॉल्व करने क्या मिलेगा 3 2 जा 6 और -1, तो क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे, क्या मिलेगा ये 5 मिला, तो फाइनली -5 मिलेगा। और 1 2 हो गया, 1 3 हम लोग निकाल लेंगे, तो 1 3 निकालेंगे तो मेरा क्या निकलेगा 1 3 में 1 3 4 पॉजिटिव आएगा, तो ये बंद और ये बंद, क्या मिला
2 1 -1 -2, जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट को निकालते हैं तो हम लोग उसको उस रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए -2 + 1 सॉरी 2 2 जा 4 -4 + 1 तो मेरा क्या मिलेगा -3। C 2 1 निकालेंगे हम लोग, 2 1 3 2 1 3 नेगेटिव जाएगा, 2 1 ये मिलेगा ये, तो 1 -2 1 3 1 -2 1 और 3 तो मेरा माइनस मिलेगा 3 3 1 जा 3 -1 + 2 तो क्या मिला -5। C 2 2 हम लोग निकालेंगे तो 2 2 4 है ना, तो 4 प्लस जाएगा, ये वाला बंद ये 1 1 1 3 1 1 1 3 तो क्या मिला 3 1 जा 3 -1 तो 2 मिला। C 2 3 2 3 के 2 3 5 ना नेगेटिव जाएगा, ये बंद और ये बंद, क्या बचा 1 1 1 -2 1 1 1 और -2 तो क्या मिलेगा -2 -1 -3 तो +3 मिलेगा। ठीक है। C 3 1 3 1 4 प्लस ना 3 1 तो ये बंद और ये बंद, क्या मिला 1 -1 1 1 1 -1 1 1 तो क्या मिला 1 -1 0, देखिए 1 1 जा 1 -1 प्लस ना 2 मिलेगा। C 3 2 तो 3 2 5 नेगेटिव जाएगा, क्योंकि 3 2 कौन ये एलिमेंट है, ये बंद और ये बंद, क्या 1 2 1 1 1 2 1 1 तो मेरा क्या मिला 1 1 जा 1 1 -2 तो -1 + 1, देखिए 1 में -2 जाएगा -1 और बाहर क्या है -1 है, तो -1 क्या हो जाएगा +1। एंड लास्टली हमारा C 3 3 3 3 6 प्लस जाएगा, ये बंद ये क्या 1 2 1 -1 1 2 1 -1 तो मेरा क्या मिलेगा, देखिए 2 1 जा 2 -1 और -2 क्या मिला -3 मिला। शायद आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखें कि हम लोग जो निकला हुआ है सारा कोफैक्टर उसके थ्रू आउट हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक ना। तो उस मैट्रिक्स को लिखते हैं तो क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, C एक मैट्रिक्स हम लोग लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं बताइए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 ये लिखते हैं। अब सारा एलिमेंट को खोज के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। C11 कितना है -1, C12 कितना है -5, C13 कितना है -3, C21 कितना है -5, C22 कितना है +2, ये 23 कितना है +3, फिर 31 कितना है +2, ये कितना है 1, ये कितना है -3, यही ना। अब मुझे चाहिए का फाइनली एडजॉइंट चाहिए ना, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स C। तो देखेंगे फाइनली मुझे क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू C का ट्रांसपोज, देखेंगे रो लिखेंगे कॉलम, ट्रांसपोज का ही मतलब होता है पहला कॉलम रो क्या है -1 -5 -3, इसको लिखेंगे पहला कॉलम पे -1 -5 -3, दूसरा क्या मिलेगा -5 2 और 3, यहाँ क्या मिलेगा 2 1 और ये -3, ये ना मिलेगा, ये मुझे मिला। तो इस भी ए भी डाटा को हम लोग इधर लिख लेते हैं, हम लोग उधर हम लोग इरेज कर देंगे। तो देसिंस मेरा क्या निकला है देखेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू क्या मिला है -1 -5 -3 -5 2 3 2 और एडजॉइंट नहीं डायरेक्ट इन्वर्स ही निकाल लो, डायरेक्ट हो जाएगा। नाउ A इनवर्स इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, यही ना होता है। तो चलिए सारा फॉर्मूला रखिए, तो मुझे क्या मिलेगा जरा ध्यान देंगे, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू A इनवर्स क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ A कितना मिला बताइए -1 -5 2 -5 2 1 -3 3 और -3 और बाई क्या मिलेगा 9 मिलेगा, सॉरी -9 ना, देखिए क्योंकि डिटरमिनेंट कितना है -9 है। तो बताइए
देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू माइनस, देखिए इस माइनस को अंदर ले चलेंगे, जैसे उस माइनस को हम लोग अंदर ले चलेंगे तो सारा अंदर में ये उथल पथल होगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका माइनस चला जाएगा अंदर, तो क्या मिलेगा 1/9 बचेगा। उस माइनस को हमने अंदर कर दिया, क्या मिलेगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस सारा प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 होगा और ये 3 हो जाएगा, फिर -5 क्या हो जाएगा, +5, फिर +2 क्या हो जाएगा, -2, फिर +3 क्या हो जाएगा, -3, फिर देखिए 2 = 2 क्या हो जाएगा, -2, फिर 1 = क्या हो जाएगा, -1, और फिर -3 = क्या हो जाएगा, +3। तो हम लोगों को जो चाहिए था वो निकाल चुके हैं। देखिए ए इन्वर्स चाहिए था तो हम लोग निकाल चुके हैं, बी हमारा रहता है। तो चलिए आगे हम लोग इस डेटा को इरेज करते हैं और इसको हम लोग रिक्वायरमेंट के अनुसार सॉल्व करते हैं। देखेंगे अब बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1, बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आप देख सकते हैं, x = a इनवर्स b, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a × b। तो बताइए x का वैल्यू कितना है, x y z। तो चलिए हम x y z यहाँ लिख देते हैं, x y z, यही ना, इक्वल टू a इनवर्स का वैल्यू कितना है 1/9 और क्या है 1 5 3, दूसरा कॉलम क्या है 5 -2 और -3, तीसरा कॉलम क्या है -2 -1 और 3, और b कितना है, देखिए b कितना है, यही ना b है 3 2 2, तो मुझे क्या मिलेगा 3 2 2। अब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, x y z जो मेरा मिलेगा बहादुरों 1/9 ज्यों का त्यों, पहला रो पहला कॉलम, तो 1 × 3 3 प्लस 5 × 10, चल लिख ही लें एक बार, 1 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -2 × 2, ये खत्म, 5 × 3 प्लस -2 × 2 प्लस -1 × 2, फिर आगे फिर देखें क्या मिलेगा, 3 × 3 प्लस -3 × 2 फिर प्लस 3 × 2। हाँ ये मैट्रिक्स मिला है, तो मेरा क्या मिलेगा x y z और 1/9 देखेंगे 3 प्लस 10 -4 मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा 15 -4 -2, फिर 9 -6 प्लस 6, ठीक है। तो ज़रा गौर करेंगे, ध्यान देंगे, अब हम लोग को मिलेगा क्या, ये थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ होगा इसलिए कंप्लीटली ये नहीं कट रहा है, ज़रा गौर करेंगे, 1/9 ये मिला, 13 में 4 चला गया, सॉरी 9 आ रहा है, ठीक है 9 है, ये देखिए 15 में 6 चला गया तो 9, ये दोनों कट गया तो 9 मिलेगा ना। अब ध्यान देंगे, यदि आपका इस प्रकार से कहीं आता है तो आपको बनाने के बाद अनुभव आने लगेगा, ठीक है। और यदि आपका यहाँ मान के 10 आता तो 9 से तो कटता है, सब कट रहा है, और ऐसी स्थिति में हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है, कहीं इतने बड़े लंबे कैलकुलेशन पे कहीं एक्यूरेसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उस बात को ध्यान दिए हुए आप कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उस क्वेश्चन को फिर सब चेक करेंगे, ठीक ना। लेकिन यदि सावधानी रहेगा तो आपको आंसर मैच करेगा। अब देखेंगे इस 9 को हम जैसे अंदर ले जाएंगे तो क्या, मैं देखिए इधर 9/9 9/9 9/9, हाँ आफ्टर कैंसिलेशन क्या मिलेगा बहादुर बताइए, x y z जो हमारा मिला वो 1 1 1 मिला। अब बताइए ये 1 1 1 है तो हम लोग क्या कहेंगे, देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, हाँ तो इक्वालिटी मैट्रिसेस क्या मिले, देखिए x = 1
सॉल्यूशन मिल रहा है, y इक्वल टू 1 सॉल्यूशन मिल रहा है, एंड z इक्वल टू, देखिए z इक्वल टू क्या मिला, देखिए 1, ये भी सॉल्यूशन मिला है ना। हमने जो कंसिस्टेंसी बोला था, अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट बोला था, और कंसिस्टेंट बोले के बाद जो हमने यहाँ डायग्राम बनाया था, लिखा भी था यूनिक सॉल्यूशन। और उस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है आप देखेंगे, यहाँ x का एक ही मान मिला है, 1 नहीं, एक मान मिला, उस पार्टिकुलर ये 2 हो सकता है 9 हो सकता है, लेकिन x का 1 मिला है, y का एक ही मान मिला है, z का एक ही मान मिला है, z का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि 1 1 1 इसीलिए एक बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ 2 भी हो सकता था। तो x का एक मान कौन, वो 1 है, y का एक मान कौन, 1 है। जैसे x का ऐसा भी होता है ना, x का वैल्यू क्या होगा, -1 और -2, तो x का 2 वैल्यू हो गया। तो आप यहाँ देखे होंगे कि x का जो है एक ही मान मिलेगा, y का एक ही मान मिलेगा, z का एक ही मान मिला है। तो आप डायग्राम जब हम बनाए थे कंसिस्टेंसी वाला, तो वहाँ लिखे थे कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यही हो गया कि जो वेरिएबल x होगा उसका एक ही मान होगा, वेरिएबल y जो होगा उसका एक ही मान होगा, और वेरिएबल जो z होगा उसका एक ही मान होगा। तो आई होप दैट कि आप जो डायग्राम हमने कंसिस्टेंसी वाला बनाया था उसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन जितना आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आप में एक्यूरेसी उतनी आएगी। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।